इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है और फ्लक्स पूछ रहा है एक एरिया का जो कि वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। ओके चलिए, मेरे पास आंसर्स आना शुरू भी हो गए और सही आंसर है, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, याद करिए उसको, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन आ रहा है। ओके एक और, ठीक है, सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। लेकिन अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने कम, नंबर ऑफ 3-4 लोगों ने आंसर दिया। और देखो यार, गूगलिंग मत कर लेना। आपके जूनियर जो थे, नए बैच वाले, उन लोगों ने जो है गूगल करना, वाला अल्टीमेटली आप उस स्टेज पे नहीं हो, समझदार है। 1 2 3 4 5 6। ओके, मेरे पास 7 स्टूडेंट्स के आंसर आ रहे हैं जो कि सेम आ रहे हैं। और एक खुशी की बात भी है कि वो वही स्टूडेंट्स हैं जो हर क्लास में आंसर देते हैं, और अफसोस की बात भी यही है कि वे वही स्टूडेंट्स हैं जो हर क्लास में आंसर देते हैं। तो और लोग, बाकी लोग एफर्ट लगाएं। ठीक है, ओके 640 आंसर आ रहा है मेरे पास। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, जिसको आप लिखते थे ई ए कॉस थीटा। ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ए हो गया एरिया का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या हो गया, एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर आपको पता होगा एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो एरिया है वो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। तो मुझे ये बता सकता है कोई, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये मान लेते हैं जेड एक्सिस। तो वाई जेड एरिया ये होगा, दिस इज द वाई जेड एरिया। वाई जेड प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा, बेटा बता सकते हैं क्या होगा, व्हाट इज द एरिया वेक्टर ऑफ द वाई जेड प्लेन? एक्स के अलावा आइदर इट विल बी इन द प्लस एक्स डायरेक्शन और इन द माइनस एक्स डायरेक्शन। दोनों ही केस में आई कैप होगा या माइनस आई कैप होगा, आप कुछ भी चूज कर लीजिए। लेट मी चूज आई कैप। तो और मैग्नीट्यूड कितना दे रहेगा, 0.4। तो एरिया वेक्टर मुझे मिल गया 0.4 आई कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे दे रखा है कितना, 2/5। ई नॉट की वैल्यू मुझे दे रखी, मैं बाद में रख दूंगा। ई नॉट आई कैप प्लस 2/3/5 ई नॉट जी कैप। अब आपको जब फ्लक्स निकालना होता है तो एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ। एंड यू नो, जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या करते हैं बेटा, आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे कैप को जे कैप वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, के कैप से के कैप से। तो एरिया वेक्टर में आई तो जे तो है नहीं, तो इट विल बी सिंपली आई को आई से मल्टीप्लाई किया, तो फ्लक्स विल बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो 2/3 ई नॉट मल्टीप्लाई बाय 0.4, 2/5, सॉरी 2/5, थैंक यू, प्लस 0, क्योंकि एरिया वेक्टर में जे कैप तो है नहीं, तो आप 0 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 0, 2/5 ई नॉट इंटू 0.4। अब ई नॉट की वैल्यू मुझे दी है, मल्टीप्लाई करता हूं आंसर आएगा। तो फ्लक्स विल बी 2/5 ई नॉट की वैल्यू 4 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 0.4। ठीक है, तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करता हूं पॉइंट, इट विल बी 20 टाइम्स 0.4 टाइम्स, तो 0.4 into 0.4 into 4, तो that is going to give you how much, 64.64 into 10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 640। यस, 640 इज द करेक्ट आंसर। तो लगभग 8-9 स्टूडेंट्स ने 640 आंसर दिया था, और हमारे पास स्टूडेंट्स जो अवेलेबल है यहाँ पे, वो करीब हमारे पास है 33 स्टूडेंट्स हैं। एक तो मैं अपने आप को ले लूँ पार्टिसिपेंट, तो ये, और ये वही स्टूडेंट्स है जो हर बार आंसर दे रहे हैं। चिंता की बात है उन लोगों के लिए जो नहीं दे पा रहे। इतना आसान प्रॉब्लम था फ्लक्स के ऊपर, ये तो हो जाना चाहिए था आपसे। तो फ्लक्स हो गया ई डॉट है, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया डॉट प्रोडक्ट के साथ एरिया वेक्टर के साथ। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ता हूं, क्योंकि हमें और भी क्वेश्चंस करने हैं। अब ये देखो क्वेश्चन क्या है, हो सकता है आपने इस तरह का क्वेश्चन देखा होगा, बहुत कॉमन टाइप का प्रॉब्लम, बहुत ही कॉमन टाइप का प्रॉब्लम है। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया जेईई मेंस में। कह रहा पॉइंट चार्ज प्लस 12 माइक्रोकूलम ओके ठीक है, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ, ये क्वेश्चन भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे ही बेस्ड है।
ओके, मुझे आंसर मिलना शुरू हो गए हैं। यूनिट के साथ बताएंगे तभी आंसर सही आएगा। यू हैव टू टेल मी। वहां पे 10 पावर 3 मल्टीप्लाई कर चुका है, देखिएगा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी 10 पावर 3 मल्टीप्लाई है, तो एक आंसर आया है लेकिन वो गलत आ रहा है। जेई मेंस का अल्टीमेट गोल जो भी नाम है इनका, तो 226 है आंसर। ठीक है 226 आ रहा है। ओके 226 इनके हिसाब से आ रहा है। गॉस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है क्या ये? गॉस थ्योरम पे क्या बोलता है? गॉस थ्योरम, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। यही बोलता है, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये सरफेस क्लोज तो है नहीं बेटा, तो हम लेकिन इसको क्लोज मान सकते हैं। एक क्लोज, आई कैन अज्यूम इट टू बी अ क्लोज क्यूब। एक क्लोज क्यूब अगर मैं मान लूं यहां से, आई कैन अज्यूम इट टू बी अ क्लोज क्यूब। इमेजिन कर लिया, क्योंकि एक सरफेस तो दे रखा और ये चार्ज बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ। कैसे? देखो 12-12 सेंटीमीटर का साइड हो गया और ये हो गया 6 सेंटीमीटर। तो मैं बोल सकता हूं कि दिस चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। अच्छा, अगर कोई चार्ज किसी सेंटर पे ऑफ द क्यूब है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि उस चार्ज का जो फ्लक्स होगा वो 6 फेसेस से बराबर होगा? टेल मी, बताइए। अगर किसी चार्ज को आप सेंटर पे रख दे क्यूब के, तो क्या बोल सकता हूं कि उस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फ्लक्स पैदा होगा, 6 सरफेस का फ्लक्स बराबर होगा? कैन आई से लाइक दिस? बोलिए, कैन आई से लाइक दिस और नॉट? क्योंकि सेंटर पे रखा है, तो आई कैन से फ्लक्स ऑफ ऑल फेसेस इक्वल फ्लक्स ऑफ ऑल 6 फेसेस। 6 के 6 फेसेस का ऑल 6 फेसेस आर पूरे 6 फेसेस का बराबर होगा। और टोटल फ्लक्स क्या होता है? क्यू इन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस लॉ के हिसाब से। तो टोटल फ्लक्स को मैं लिख दूं 6π, एक सरफेस का फ्लक्स 6π, क्यू इन अंदर एक चार्ज है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक सरफेस का फ्लक्स जिसको मैं 5 लिख दूं, दैट विल बिकम क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर है मेरे पास, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, एक सरफेस का फ्लक्स। और टोटल सरफेस की बात करता है तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मैं वैल्यू रखना शुरू कर दूं, लेट मी पुट द वैल्यू। वैल्यूज क्या क्या दिया है भाई? क्यू की वैल्यू 12 माइक्रोकूलम 6, और नीचे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 12। ऐसा करिए, इस 8.8 को अप्रोक्सीमेटली 9 ले लीजिए ताकि मेरा आंसर सिंप्लीफाई हो जाए। 9 ले लीजिए, 6 1 जा 6 2 जा, और ये आ गया 2/9। ऊपर कितना आ गया भाई? कुछ गड़बड़, माइक्रो कूलम पे क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। हाउ मच इट विल बी इन द टॉप? 6 10 पावर 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, क्योंकि -12 ऊपर जाएगा, +12, 12 में 6 गया 6, और 2/9 इज इक्वल टू हाउ मच? 820 टाइम्स होगा 0.2, 9 दूना 18, 20, 9 2 18, तो 222 करीब आ जाएगा। ठीक है, 220 इंटू 10 पावर 6, जिसको मैं लिख सकता हूँ 220 इंटू 10 पावर 3। अप्रोक्सीमेटली 220 225 के अराउंड आंसर आएगा। तो आप लोग एग्जैक्ट आंसर दे रहे हैं, जो दे रहे हैं 226 के अराउंड दे रहे हैं, तो आंसर विल बी समथिंग अराउंड 220 से लेके 225 तक, तो 230 तक बीच में। आप इसके बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे, कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। वो एक रेंज देते हैं जेईई मेंस में, तो यू कैन पुट और 10 पावर 3 मल्टीप्लाई, तो 225 226 227, बिकॉज ये डिवीजन है, अलग अलग आप लोग डिवीजन करेंगे, तो 8.8 करके रखेंगे, तो ये 220 से थोड़ा ज्यादा आएगा, तो आई कैन टेक इट 220 या 226। ठीक है बेटा, समझना है क्या? यस सर। ठीक है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। अगर आप चाहें तो इसका प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट लेते रहे ताकि आप बाद में इसको रिवाइज कर सकें। चलो फ्लक्स पे एक और क्वेश्चन भेज दे। पहले मैंने फ्लक्स की सारे क्वेश्चन इकट्ठा कर दिए थे, ये आई थिंक हमने क्लास में भी करा था। चार्ज को एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब, सेंटर पे नहीं रख रहा, कॉर्नर पे रख रहा है, एट वन कॉर्नर ऑफ अ क्यूब। अब कह रहा है कि फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द शेडेड रीजन, यहां पे रख लेते हैं, मान लेते हैं कहीं पे, यहां पे चार्ज रखा हुआ है कॉर्नर पे, एज शोन इन द फिगर।
बिल्कुल ओरिजिन पे। तो कह रहा है कि इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उस फील्ड का फ्लक्स होगा वो इस शेडेड रीजन से कितना होगा। तो ओके, वेरी गुड। मुझे काव्य का आंसर दे रहा है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं क्या आप? कीप इट अप बेटा, बहुत अच्छा, सही चल रहा है मामला। और लोग भी हैं क्लास में, करीब 10 स्टूडेंट्स हैं जो काफी सही चल रहे हैं, बाकी लोग भी हैं ऊपर नीचे आते रहते हैं, बट कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बी और सी में फाइट चल रही है, कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे हैं। सॉल्व करो बेटा पूरी ऑनेस्टली, सॉल्व दिस विथ योर फुल एनर्जी, फुल एफर्ट। याद करिए, रिकॉल करिए कैसे किया था आपने पिछले बार में, या क्लास में, या फिर आपने जब खुद से पढ़ा था कैसे किया था। ओके ठीक है। तो देखो, अब आपको, जब आपने गॉस लॉ पढ़ा होगा तो वहां पे कई सारी चीजें आपने रिवाइज की होंगी, मैं आपको यहाँ याद किया होगा और समझा भी होगा, तो मैं उसको सीधे समराइज करता हूँ। देखो, अगर एक क्यूब ले लिया आपने और इस क्यूब के सेंटर पे चार्ज रख दिया, तो सेंटर पे चार्ज रखने से हर फेस का फ्लक्स बराबर होता है, और फेस का जो फ्लक्स होता है वो होता है Q/6। सही है। और अगर आपने कॉर्नर पे रख दिया बेटा, कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे रखने के बाद तीन फेसेस का फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा। जो फेसेस उस कॉर्नर से सटे हुए हैं उनका फ्लक्स जीरो हो जाएगा क्या बेटा, बताओ। यस सर। तीन फेसेस का फ्लक्स क्या होता है, जीरो। में देखिए, मैं आपसे बता रहा हूं, मैं पढ़ाने नहीं बैठा हूं, सुन ले गौर से, मैं रिवाइज करने और आपको जंग में आगे ले जाने के लिए बैठा हूं। पढ़ाया तो पूरे साल जा चुका है। तीन फेसेस का फ्लक्स तो जीरो होगा। वो तीन फेसेस क्या होंगे, एडजेसेंट फेसेस। तो थ्री एडजेसेंट फेसेस का जो फ्लक्स होगा वो जीरो हो जाएगा क्या, बोलो बेटा। और Yes. तीन जो अपोजिट फेसेस होंगे उनका फ्लक्स इक्वल होगा। इक्वल फ्लक्स आ गया। अच्छा, अब कॉर्नर पे रखा है तो आप इमेजिन करते हैं कि इसको 8 और 7 और क्यूब्स रख के आप इसको 8 क्यूब बनाते हैं और एक बड़ा क्यूब बनाते हैं, अगर आपको याद होगा तो वहां से हम क्या मानते हैं, तो अगर कॉर्नर पे रखा आपने तो पहले तो देखा, और होल क्यूब का, पूरे क्यूब का जो फ्लक्स आता है वो आता है Q/8ε0। यही आता है क्या, क्योंकि आपने ये माना, आप इसको चारों तरफ से घेरते हैं, 7 और क्यूब रखते हैं, और एक क्यूब, दो क्यूब, चारों तरफ से 7 और क्यूब रख के एक बड़ा सा क्यूब बनाते हैं। उस एक बड़ा सा क्यूब बनाते हैं और उस बड़े से क्यूब में ये हमारा वाला क्यूब एक छोटा सा क्यूब बन जाता है, जो कि 1/8 हिस्सा होगा। क्यों, क्योंकि आपने 8 क्यूब लगाए तो एक क्यूब के पास 1/8 जाएगा। अच्छा, एक क्यूब में कितना गया, Q/8। ये Q/8ε0 6 फेसेस पे डिवाइड होगा, जिसमें से 3 फेसेस के पास तो नहीं जाएगा और 3 फेसेस के पास बराबर बराबर जाएगा। तो क्या मैं अपोजिट फेसेस वाले जो हैं, इस टोटल फ्लक्स को, जो अपोजिट फेसेस वाले हैं, जो शेडेड रीजन है, मान लेते ये वाला, ये पूरा फेस, इसको क्या मैं टोटल फ्लक्स को 3 हिस्से में बांट दूं क्या, बोलो भाई। इट मींस अगर आपने कॉर्नर पे रखा हुआ है तो अपोजिट फेस से Q/24ε0 होता है, पूरे क्यूब से Q/8ε0 होता है, और जो एडजेसेंट फेसेस है उनसे क्या होता है, जीरो। याद रखिएगा। अब फिगर में देखो बेटा, दो क्यूब का आधा आधा ले लिया तो टोटल मिला के तो एक फेस बन जाएगा ना, एक आधा ऊपर का फेस का, आधा सामने वाले फेस का, तो टोटल दोनों को मिला के 1 कंप्लीट अपोजिट फेस बन जाएगा, 1 कंप्लीट अपोजिट फेस। तो ये एक कंप्लीट अपोजिट फेस बन जाएगा। तो आंसर हो गया एक फेस का Q/24ε0। थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। पूरे क्यूब का पूछता है तो Q/8ε0, एक क्यूब का पूछा है तो Q/24ε0, एडजेसेंट फेस का पूछेगा तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो। ये हमारे पास था जब हम चार्ज को कहां पे रखते हैं, कॉर्नर पे रखते हैं। ठीक है, चले आगे। देखिए टाइम है, हम फटाफट क्वेश्चन को करेंगे, वी डोंट हैव मच टाइम। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, चलिए, ये रहा नेक्स्ट प्रॉब्लम। बहुत आसान प्रॉब्लम है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ओम्स लॉ वगैरह आता होगा तो ये प्रॉब्लम कर ले जाएंगे। 2021 का प्रॉब्लम है।
बहुत कंसेप्ट पे, छोटे से कंसेप्ट पे पूछा गया प्रॉब्लम। सीरीज पैरेलल का खेल है। देखिए ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन है, मैंने बोला ना बीच में आ गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो कह रहा है कि 6 एम्पीयर करंट इंटर हो रहा है पी से, और 2 ओम के 3 रेजिस्टेंस है, ये 4 रेजिस्टेंस। I1 क्या होगा? I1 देखिए यहाँ पे, ये I1 है। एम्पियर में कितना एम्पियर करंट होगा? बहुत इजी प्रॉब्लम है यार, कुछ भी नहीं है। सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन है बेटा, कितना एम्पियर करंट आ रहा है, यहां से जो इंटर हो रहा है वो ये हो रहा है 6 एम्पियर। 6 एम्पियर का करंट यहां से इंटर हो रहा है। ओके, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, अलग अलग तरह के आंसर आ रहे हैं। अच्छा 2 एम्पियर ज्यादा आ रहा है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। और लोग आंसर दे भाई, सभी लोग ट्राई करो यार। तो 4 एम्पियर भी आ रहा है, ओके ठीक है। 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर देखते हैं। 3 एम्पियर, हर्ष का आ रहा है 3 एम्पियर। 3 to 1.54 अलग अलग आंसर आ रहा है। चलिए तो देखते हैं, बहुत आसान प्रॉब्लम बेटा, कि जब आप, अच्छा आप ये देख सकते हैं कि ये पॉइंट पी आर है, तो यहां से चाहिए दोनों रेजिस्टेंस तो सीरीज में हो गए बेटा। ये दोनों सीरीज में हो गए क्या? बताना। ये दोनों सीरीज में है क्या? बोलिए। यस सर। तो सीरीज का 4 एम्पियर होगा, तो मैं जब इसको एंटर कराऊंगा तो मैं इसको ऐसे ही बना सकता हूँ क्या? तो ये मेरा 4 एम्पियर का, सॉरी 4 ओम का रेजिस्टेंस, और ये हो गया 2 ओम का रेजिस्टेंस। यहां से करंट आ रहा है टोटल 6 एम्पियर, और वो डिवाइड हो गया 2 हिस्सों में, I1 में और I2। देखिए बहुत आसान है, अगर आपको पता नहीं शॉर्टकट याद है कि नहीं याद है, वरना तो मैं इसको यूं कर दूंगा अगर आपने पढ़ा होगा। देखिए बेसिकली इसमें क्या होगा बेटा, 2 रजिस्टर, इसको मैं R1 मान लूं और ये हो गया R2 होगा। R1 और R2 का पोटेंशियल तो सेम होगा, तो आई कैन राइट V1 इज इक्वल टू V2, क्योंकि दोनों पैरेलल में, R1 R2 दोनों पैरेलल में होंगे। और V1 को क्या लिख सकता हूँ? I1 R1, और V2 को लिख सकता हूँ I2 R2। तो मैंने लिख दिया R1 की जगह 4I1 इज इक्वल टू 2I2। तो मुझे सिंपली मिल गया 2I1 इज इक्वल टू I2। एक रिलेशन तो ये मिल गया मुझे। अच्छा अब ये जो I1 और I2 है, ये I से मिलके बने हुए, तो इसका मतलब टोटल करंट I जो होगा I1 प्लस I2 में डिवाइड हो जाएगा। टोटल करंट I जो होगा वो I1 प्लस I2, इसको मैं किरचॉफ्स वोल्टेज, सॉरी ये बन गया KVL और ये बन गया KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। I कितना? 6 एम्पियर। I1 नहीं पता, I2 की जगह मैं 2I1 रख सकता हूँ। कितना हो गया? 3I1। तो I1 की वैल्यू आ गई 6/3, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर से और I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 एम्पियर हो जाएगा। समझ में आया क्या? वेरी इजी प्रॉब्लम, सीरीज पैरेलल। इस तरह का प्रॉब्लम नीट में भी पूछा था, इसी बात, बिल्कुल सेम। सर्किट थोड़ा सा अलग बनाया था, लेकिन एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा था। उसमें वैल्यू के बजाय वेरिएबल्स पे बात हुई थी। ओके, तो I1 का जो आंसर आ गया वो 2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट करो भाई, स्क्रीनशॉट लो, जैसे भी करना है। वी हैव टू कवर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। समझ में आया? आगे बढ़ सकते हैं क्या? एक बार मैंने वोल्टेज इक्वल कर दिया R1 R2 में, और फिर टोटल करंट बराबर कर दिया, वहां से मुझे आंसर मिल गया। ध्यान दीजिए। चलो नए टाइप का प्रॉब्लम आ गया तुम्हारी स्क्रीन पे। अब तुम याद करो कि ये लाइन चार्ज है
और लाइन चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, अप्लाई करो और आंसर। अगर पहले किया हुआ तो फिर से सॉल्व करो। ओके अगर देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने अगर अर्लियर सॉल्व किया कि भाई, ये तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती कि अगर आपने उस तरह के प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व कर रखा है तो ये समझ लीजिए एग्जाम में आप तो उस क्वेश्चन का बैटल जीत चुके हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपका एग्जाम में भी सॉल्व सही होना चाहिए। अगर सॉल्व किया तो फिर से फटाफट फॉर्मूला रिवाइज कर रिवीजन ही तो करना भाई, कुछ नया थोड़ी पूछता है। जस्ट रिवाइज द एवरी फॉर्मूला, फटाफट सॉल्व करें और आंसर बताएं। अगर आपका पहले देखा हुआ तो समझ लीजिए आपने पढ़ाई कर रखी है। इट्स अ गुड सिंबल दैट यू हैव सीन इट अर्लियर। लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज? उसको याद करिए और आंसर बताइए। चलो काफी टाइम हो गया, बताओ फॉर्मूला याद है कि लाइन चार्ज की वजह से? ये होता था मेरा θ1 और θ2। अगर याद करिए, ये ऊपर वाले को θ1 मानते थे, ये मानते थे θ2। वन ऑप्शन आ रहा, ठीक है। तो इसमें दो कंपोनेंट होते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के। एक परपेंडिकुलर टू द लाइन होता था जिसको मैं EX बोलता था, और एक में ऊपर मान लेता था बेटा जिसको EY बोलता था। तो EX का फॉर्मूला क्या आता था और डिस्टेंस मान लेता था R। तो ये फॉर्मूला K लैम्डा बाई R साइन θ1। ऐसा फॉर्मूला कुछ मैग्नेटिक फील्ड में भी आता है, बायोट-सेवर्ट लॉ, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R साइन θ1 प्लस साइन θ2। याद आ रहा है क्या बायोट-सेवर्ट लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का? याद आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है। और EY जो होता था इसमें मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू R K लैम्डा बाई R, इसमें उल्टा चलता है बेटा cos θ2 माइनस cos θ1। और देखिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर मान रखा है, तो अब देखो बेटा सिमेट्रिक है, ये मिड पॉइंट पे रखा हुआ है, तो दोनों एंगल तो बराबर हो गए। यहाँ पे दोनों एंगल जब बराबर हो गए तो ये वाला टर्म तो मेरा जीरो हो गया यहाँ पे। ये अब बताओ ये वाला टर्म जीरो हुआ कि नहीं? क्योंकि दोनों एंगल मिड पॉइंट पे जब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो θ1 और θ2 तो बराबर हो गए, तो मेरा EY तो क्या होगा? जीरो। अब साइन थीटा और साइन थीटा, 2 साइन थीटा हो गया, लैम्डा हो जाएगा मेरे पास, लैम्डा हो गया Q/L। चार्ज डेंसिटी होता है टोटल चार्ज अपॉन लेंथ। अब R कैसे निकालेंगे बेटा? A दे रखा है मुझे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या दे रखा है? A, और द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द रॉड जो R दे रखा है, जिसको इसने A से मान रखा है, वो मुझे दे रखा है √3/2 इंटू L। अब मुझे मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2 साइन थीटा। तो E की वैल्यू हो जाएगी K लैम्डा बाई R इंटू 2 साइन थीटा। क्या क्वेश्चन से मैं साइन थीटा कैलकुलेट कर सकता हूँ बेटा? साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा हमारे इस ट्रायंगल में होगा P/H, ये B हो गया, इसको मैं L/2 मान सकता हूँ, और ये हाइपोटेन्यूज। जरा कैलकुलेट करके बता सकते हैं ये कितना है? √3/2L। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ जरा, अंडर रूट L²/4 प्लस 3L²/4। क्या ये L के बराबर आ रहा है क्या? बोलिए जरा। साइन थीटा यस सर। बोलो ना भाई, L आ रहा है, ये टोटल L है, L/2 हो गया, और ये √3/2L आ रहा है।
तो मल्टीप्लाई किया Yes, sir. पाइथागोरस से, तो एल स्क्वायर बाई 4, एल स्क्वायर 3l स्क्वायर बाई 4, 4l स्क्वायर बाई 4, एल आ जाएगा आंसर, मेरे पास एल आ गया। तो साइन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी क्या यहाँ से? साइन थीटा क्या होगा? b बाई एच। साइन थीटा 1/2 आ रहा है क्या? साइन थीटा p बाई एच, सॉरी l बाई 2 आधा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 1/2। साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे मिल गई k यानी 1/4 r की वैल्यू मुझे दे रखा है √3/2, √3/2 l। अब मल्टीप्लाई कर दो लैम्डा, लैम्डा हो गया मेरा q बाई एल और इंटू 2 साइन थीटा कितना 1/2। चलो बताओ सब सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है? After solving everything, what you are getting? The distance electric field on a perpendicular bisektor this thing. Okay, tell me what answer I am getting. ये रहा 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल। I am getting 2q upon 2√3 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। ये आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। देखो बेटा कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या? कोई ऑप्शन मैच हो रहा है? q अपॉन 2√3 फर्स्ट ऑप्शन मैच हो। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम था, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, थीटा 1 थीटा 2 बराबर है 2 साइन थीटा लिखा, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके थीटा निकाला और सारे वैल्यूज को न्यूमेरिकल में फॉर्मूले में पुट किया। आई गॉट द आंसर नंबर 1। सर गॉस लॉ से कर सकते हैं? किससे? सॉरी, गॉस लॉ से। गॉस लॉ बेटा जो होता है वो इनफाइनाइट वायर के लिए वैलिड होगा। जो आप गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, गॉस लॉ से जो आपका फॉर्मूला आता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वहां पे वो दैट इज वैलिड फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए। याद है क्या? गॉस लॉ का जो आप डेरिवेशन करते हैं ना, उसमें इनफाइनाइटली, जब में आप सिलेंडर मान के करते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो डेरिवेशन आप जो है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए करते हैं, क्योंकि ये मेरा फाइनाइट रॉड है, उसमें ये वैलिड नहीं हो पाएगा वो फॉर्मूला गॉस लॉ वाला। समझ में आया बेटा? तो बिल्कुल गॉस लॉ से कर सकते हैं, लेकिन वो फाइनाइट रॉड के लिए नहीं वैलिड होता, वो इनफाइनाइट के लिए होता है, जिसमें आप ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो परपेंडिकुलर टू द वायर है। ठीक है, जिसमें आप मान के चलते हैं वायर जो है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, समझ गए? यस सर। अगर गॉस लॉ से करोगे तो इसका आंसर गलत आएगा, करके देख लेना। ये सर नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा, बस नीचे बाकी नीचे 2 नहीं आ रहा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा। कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, बिल्कुल सही। इसीलिए मैंने बताया गॉस लॉ से आप करेंगे तो वैलिड नहीं होगा, बिकॉज दैट फार्मूला व्हिच यू डिराइव लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो वैलिड होता है किसके लिए? सॉरी, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। ये फार्मूला याद रखिए अपने जहन में इस फार्मूले को याद रखिएगा। चलिए अब आइए पोटेंशियल पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पोटेंशियल पे मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। पढ़ाने और रिवाइज कराने में फर्क होता है। जब हम रिवाइज कराते हैं तो आप ये अज्यूम किया जाता है कि आप बहुत कुछ, इससे बहुत फायदा भी होता है और स्टूडेंट बहुत बोर भी होते हैं। जिनका नहीं पढ़ा होगा वो तो बोर होगा, लेकिन आई होप इस बैच में कोई ऐसा नहीं होगा जिसने नहीं पढ़ा होगा। सभी अपने लेवल पे मेहनत करके आए होंगे। पोटेंशियल एट द कॉमन सरफेस, अब याद करिए शेल के अंदर आपका पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो सारी चीजें याद करिए और मुझे आंसर बताइए। पोटेंशियल का फॉर्मूला याद करिए, पोटेंशियल ड्यू टू शेल, ये दो शेल्स हैं। और कह रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा दोनों शेल का बराबर है। सिग्मा जो है दोनों शेल का बराबर है। सिग्मा मींस चार्ज अपॉन एरिया दोनों शेल का बराबर है।
फॉर्मूला याद करिए जरा। अगर एक शेल होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अंदर पोटेंशियल क्या होता है, बाहर पोटेंशियल क्या होता है, शेल की वजह से। ओके, मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है जी मेंस का, ठीक है। अर्पणा का भी आंसर आ रहा है। पोटेंशियल का फॉर्मूला याद करिए क्या होता है। हाँ जी बताइए, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। चलो, शेल की वजह से अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है क्या, और इक्वल टू द सरफेस होता है। बोलो मेरे साथ, अंदर शेल के पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और इक्वल टू द सरफेस होता है। बाहर तो अगर मैं इनसाइड की बात करूं, पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई कैपिटल आर। मिस ये होता है अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और सरफेस के बराबर होता है। इसको सिग्मा के टर्म में मैं लिखता हूँ सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन, सॉरी अपॉन आर, सॉरी आर होता है सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा के टर्म में ये हो जाता है। अच्छा, जब आप बाहर जाते हैं बेटा, बाहर आउटसाइड द शेल, तो वी जो होता है वो होता है के क्यू बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या होगा, जो डिस्टेंस है सेंटर का, पॉइंट का सेंटर से, जिसको आप सिग्मा के टर्म में लेते हैं सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। ये फॉर्मूला याद है क्या आपको, बोलो भाई। अब देखो, अब आपसे कह रहा है कि एट द पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर, तो ये सेंटर जो है वो दोनों शेल्स के अंदर है, तो पोटेंशियल दोनों के अंदर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। मैं सिग्मा का टर्म में, और दोनों में कह रहा है पोटेंशियल सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो सिग्मा सिग्मा मान लो, तो पहला हो जाएगा सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा कैपिटल आर बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलो भाई समझ में आया क्या, सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट पहले वाले के अंदर और सिग्मा कैपिटल आर बाय एप्सिलॉन नॉट दूसरे वाले सेल के अंदर। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया आर प्लस आर, ये हो गया पोटेंशियल एट द सेंटर। अब सिग्मा क्या है मेरे पास, सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी। तो मैं सिग्मा को ऐसे भी कर, अच्छा, और टोटल चार्ज कितना है क्यू, तो टोटल चार्ज सिग्मा क्यू को मैंने डिवाइड कर दिया टोटल एरिया पे, वो छोटे वाले पे डिवाइडेड भी है और बड़े वाले पे डिवाइडेड भी है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 पाई आर स्क्वायर अंदर वाला एरिया प्लस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यही सिग्मा हो जाएगा क्या बेटा, बोलिए। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, एंड दोनों की चार्ज डेंसिटी बराबर है। क्या आपको ये सिग्मा की वैल्यू समझ में आई क्या, क्योंकि आपने जो सिग्मा दिया है वो अंदर वाले सेल पे भी दिया और बाहर वाले सेल पे भी दिया है। द चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, और दोनों बराबर है तो मैंने दोनों को सिग्मा मान लिया। क्या ये सिग्मा का एक्सप्रेशन समझ में आया आपको? यस सर। टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, सरफेस एरिया की बात होगी, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हो सकता है आपने किसी और मेथड से अब सिग्मा की वैल्यू रख दो, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे आ गया आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, और ऊपर आ गया आर प्लस कैपिटल आर। ये आ गया मेरा पोटेंशियल एट द कॉमन सेल। तो मेरे पास जो ऑप्शन बन गया वो फोर्थ वाला हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा सेंटर पे, जीरो होगा क्या, क्योंकि इस शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। ओके, समझ में आया? आगे बढ़े दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। यस। चलो नोट करो और देखो, ये प्रॉब्लम करो पोटेंशियल के ऊपर। वी हैव टू सॉल्व एज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एज पॉसिबल, जितना ज्यादा हो सके। प्रीवियस वाले क्वेश्चन पे बेस्ड ये प्रॉब्लम। दोनों का चार्ज दे रखा है, रेडियस दे रखा है,
पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है सरफेस के, दोनों के सरफेस का पोटेंशियल। वी आर मतलब आर छोटे वाले का सरफेस, वी फोर आर मतलब बड़े वाले सरफेस का, बड़े वाले स्फीयर का सरफेस। तो कुछ इस तरह का डायग्राम बन जाएगा इसमें। ये रेडियस आर हो जाएगा और ये वाला रेडियस 4r हो जाएगा। इस पे Q1 दे दिया, इस पे Q2 दे दिया, इसको मैं स्फीयर 1 मान लूं, इसको स्फीयर 2 मान लूं। तो पोटेंशियल बोला VR माइनस V4R, इसको मैं V1 मान लेता हूं, ठीक, इसको V1 मान ले, इसको V2 मान ले। तो यहाँ का पोटेंशियल इस वाले सरफेस का और इस वाले सरफेस का, ये है क्वेश्चन। ओके, काव का आंसर आ रहा है, ठीक है, चेक करते सही आ रहा है गलत आ रहा है। सरफेस चार्ज डेंसिटीज बराबर दी हुई है, तो वी पोटेंशियल पूछ रहा है V1 माइनस V2। पहला V1 निकालिए, जो V1 जो अंदर वाले सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो स्फीयर 1 की वजह से भी होगा और स्फीयर 2 की वजह से भी होगा, और बाहर वाले स्फीयर पे जो पोटेंशियल होगा वो स्फीयर 1 की वजह से भी होगा, स्फीयर 2 की वजह से भी होगा। और किसी शेल के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस के बराबर होता है। तो अगर मैं, चलिए मैं हेल्प करता हूं आपको, V1 जो लिखूंगा दैट विल बी ड्यू टू द स्फीयर 1 एंड दैट इज ड्यू टू द स्फीयर 2। तो क्या स्फीयर 1 देखो सरफेस पे जाएगा K Q1 अपॉन R प्लस K Q2 बाई 4R। समझ में आया क्या? क्योंकि जो पॉइंट जो 1 है, पॉइंट 1 है V1, वो स्फीयर 2 के अंदर है और अंदर जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस के बराबर होता है। तो KQ अपॉन 4R मैंने लिखा। समझ में आया क्या भाई? ये एक्सप्रेशन समझ में आया सभी को कि नहीं? बोलो पहले। यस, टेल मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस एक्सप्रेशन और नॉट? ये वाला V1 जो पोटेंशियल होगा वो स्फीयर 1 से भी होगा, स्फीयर 2 पे होगा, और जो स्फीयर 2 जो स्फीयर 1 पॉइंट स्फीयर 2 की जो पोटेंशियल होगा, क्योंकि आप अंदर जा रहे हैं तो अंदर जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस के बराबर होता है। अच्छा, इसी तरह जब मैं V2 निकालूंगा तो वो होगा स्फीयर 1 की वजह से प्लस स्फीयर 2 की वजह से। तो अब स्फीयर 1 के बाहर है तो ये बन गया KQ1 अपॉन स्मॉल r। स्मॉल r का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो डिस्टेंस आ गया 4r प्लस स्फीयर 2 का सरफेस है तो सरफेस पे क्या हो जाएगा KQ2/4। अब इन दोनों को माइनस करिए, तो माइनस करेंगे तो बेटा कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यू विल गेट KQ1 अपॉन R माइनस KQ1 अपॉन 4R। तो KQ1 अपॉन R कॉमन ले लूंगा मैं, तो इसको मैं 3/4 भी तो ले सकता हूँ। इसको मैं 3/4 एलसीएम लेंगे तो आई कैन राइट दिस, एलसीएम नीचे 4R ले लेंगे तो आई कैन राइट दिस एज 3/4 KQ/R। I can also write this as 3/4। अब आप जो है मैच कर लीजिए, K की जगह 1/4 एप्सिलॉन नॉट रखिए, तो 3/4 और नीचे आ गया 4 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आ गया Q1, नीचे आ गया R। कौन सा ऑप्शन बन गया भाई? 3 और 4 नीचे, 4 4 16, तो 3/16 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर Q1 3/16। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? Which option? फर्स्ट ऑप्शन आ गया। तो देखिए कि इसमें Q2 का कोई रोल ही नहीं होगा, बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन द
इनर चार्ज ओनली। आपको मैंने थ्योरी भी पढ़ाई थी कि अगर दो स्फीयर्स हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ इनर चार्ज पर डिपेंड करता है, आउटर चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। समझ में आया क्या? बहुत सिंपल। देखिए 2 लाइन का प्रॉब्लम था, अगर आपको कंसेप्ट याद होगा। आगे बढ़े क्या? अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए और आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट करने के लिए तो मैं नहीं बोलूंगा बिकॉज वी डोंट हैव टाइम टू नोट। हाँ जी, कुछ पूछना है तो पूछ लो कमेंट बॉक्स में या ऑडियो से पूछ लो इफ यू वांट टू आस्क समथिंग। समझ गए भाई? इसको पोटेंशियल 1 निकाला, 2 निकाला, दोनों को माइनस किया, आंसर तैयार। यस सर। ठीक है, चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। ये देखो वर्क डन के ऊपर, वर्क डन। मेरे पास अब 25 मिनट और बचे हैं। इन 25 मिनट में मैं अब कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चंस कराऊंगा। ये लास्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का। तो कह रहा है कि थर्ड पॉइंट चार्ज को हम x इज इक्वल टू फ्रॉम ओरिजिन टू x इज इक्वल टू d लेके जा रहे हैं। तो चार्ज की एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा? अच्छा ये बताइए कि जो वर्क डन होता है किसी चार्ज का, वो पाथ पे डिपेंड करता है क्या? किस पाथ से चार्ज को ले गए उस पर डिपेंड करता है क्या? नो सर। नो, बिकॉज यस, वेरी गुड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क या एनर्जी जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो आप इस क्यू चार्ज को यहां से उठा के यहाँ पे ले गए, तो अब पाथ मत देखो बेटा, बस आप निकालो यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी और दोनों को माइनस कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगा। डोंट सी द पाथ, पाथ से मतलब नहीं बेटा। तो ये वाला तुम्हें दे रखा है d/2, ये भी कितना दे रखा है बेटा d/2, और ये भी कितना दे रखा है d/2, क्योंकि x इक्वल टू d पे जाना है, इसका मतलब ये होगा d/2। अब टोटल एनर्जी निकालो 1 पे, तो 4q, और ये चार्ज कितना है q है, तो 1.1 पे टोटल एनर्जी निकालो। एनर्जी का फॉर्मूला आता है kq1 q2/r, kq1 q2/r होता है। फोर्स का फॉर्मूले में आता है kq1 q2/r² आता है। फाइंड द टोटल एनर्जी at 1 and total energy at 2, और दोनों को माइनस करिए, आपको आंसर मिल जाएगा बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। आप चाहे सेमी सर्कल के थ्रू ले जाए या कैसे भी ले जाए, यू विल गेट द सेम आंसर। अच्छा, और एक चीज आप देखिए, इस -q की वजह से 1 और 2 पे क्या सेम एनर्जी रहेगी? बोलो भाई, -q की वजह से चाहे चार्ज 1 पे हो चाहे 2 पे हो, एनर्जी सेम आएगी क्या? बोल दो मेरे भाई, एहसान कर। क्यों? क्योंकि 1 भी d/2 पे है और 2 भी d/2 पे। तो -q की वजह से एनर्जी चेंज हो रही है क्या? जल्दी बोलो, ये सुन लो, क्या -q की वजह से एनर्जी चेंज हो रही है? हो रही है क्या? नहीं हो रही है, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला आप डिराइव करते हैं kq1 q2 बाय डिस्टेंस। तो 1 पे भी डिस्टेंस d/2 है और 0.2 पे भी। तो आपका जो एनर्जी का चेंज आ रहा है वो सिर्फ 4q की वजह से आ रहा है। तो आप सिंपल 4q को देखो, -q को छोड़ो। शॉर्टकट बता रहा हूं, -q को छोड़ो सिर्फ। तो मैं जब 1 पे निकालूंगा तो सिंपल आप निकालो k, q1 की जगह 4q, q2 कितना दे रखा है q, जिसको मूव किया अपॉन d/2, और u2 जब निकालो
तो मैं ओनली 4Q से निकाल रहा हूँ, ओनली 4Q का निकाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब मुझे माइनस करना है तो 1 का और 2 का माइनस Q की वजह सेम आएगा, तो उसकी वजह से तो कोई चेंज प्रोड्यूस हो रहा है। 2 पे क्या होगा K, Q कितना हो गया 4Q, चार्ज कितना घुमाया Q, और डिस्टेंस कितना है 0.2 का भाई, जल्दी बताओ। 3/2 हो जाएगा क्या? यस 3/2 हो जाएगा। तो ये मुझे मिल गया 2 इंटू आई एम गेटिंग, ऊपर जाएगा 4 टू जा 8K स्क्वायर, ये हो जाएगा ऊपर जाएगा 8/3 K स्क्वायर। तो एनर्जी का जो चेंज होगा, एनर्जी ऑफ द चार्ज विल इंक्रीज, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो आई विल गेट 8/3 K स्क्वायर माइनस 8Q स्क्वायर। माइनस Q को मैंने इग्नोर कर दिया है, कोई बता सकता है क्यों मैं माइनस Q वाले की वजह से एनर्जी नहीं निकाल रहा हूं? उसकी वजह से चेंज नहीं हो रहा। बिल्कुल सही, तो ये हो गया 8×3 = 24 में से आ गया -16/3 K स्क्वायर, ये आंसर आ रहा है -16/3। K की जगह में 1/4 एप्सिलॉन नॉट -16/3 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर। तो कितना आ रहा है 4/3, कितना आ रहा है 3। आई एम गेटिंग समथिंग, सॉरी, ये कैंसिल होगा, 4 1 जा 4 4 जा, तो -4/3 Q स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। माइनस का मतलब क्या हुआ बेटा? डिक्रीज हुआ है। माइनस का मतलब क्या हुआ? डिक्रीज हुआ है। तो कितना डिक्रीज हो गया? 4/3 Q स्क्वायर अपॉन 5 एप्सिलॉन नॉट D। अच्छा D भी छूट रहा है मेरे पास, यहाँ पे D का टर्म भी होगा, D का टर्म भी होगा, मैं यहाँ पे D का टर्म छोड़े जा रहा हूँ D। तो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया क्या बोलो? फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। आपने 1 पे निकाला, 2 पे निकाला, माइनस Q की वजह से आपने इग्नोर मार दिया, क्योंकि 1 और 2 पे माइनस Q की एनर्जी सेम रहेगी, बिकॉज इट इज मूविंग ऑन अ सेमी सर्कुलर पाथ, रेडियस सेम है, डिस्टेंस सेम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो दैट्स व्हाई मैंने सिर्फ 4Q से निकाला और फाइनल आंसर मेरा तैयार हो गया। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब डिक्रीज हुआ है। चलो समझिए बेटा इसको। Yes, sir. यस सर। चलो अब आप नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूँ, सॉरी, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आते हैं। ये देखो बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व, इट्स वेरी इजी प्रॉब्लम। फिगर पे कह रहा है तो बहुत ही आसान है यार, जल्दी से आंसर बताओ। ये तुम्हारा पूछा गया प्रॉब्लम है जेईई मेंस में। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द 5 किलो ओम रेजिस्टेंस, यहाँ की बात कर रहा है। यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज दे रखा है 21 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 1 किलो ओम। टेल मी द आंसर। ये तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है यार, आई निकाल लो करंट। सभी लोग आंसर दे इसमें, सभी लोग, ऑल ऑफ यू, आई नीड आंसर। व्हाट इज द आंसर? मिली एम्पियर की बात हो रही है, याद रखिएगा, एमए का मतलब है मिली एम्पियर। इट इज आस्किंग यू द आंसर इन मिली एम्पियर, मिली एम्पियर। ओके काफी ठीक है, मैं देखता हूं क्या आंसर आ रहा है। करंट फ्लोइंग द 5 किलो में, तो बहुत आसान प्रॉब्लम है यार, नथिंग, कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम में, कुछ भी नहीं है। सच अ इजी प्रॉब्लम, 10th लेवल का प्रॉब्लम है भाई ये तो। कहाँ सो गया यार, मैं तो सोचा था पूरा मेरा कमेंट बॉक्स भर जाएगा इस प्रॉब्लम, इसके आंसर से। ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो यस पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट 3/3 1 किलो ओम हो गया, तब 5 किलो ओम, 1 किलो ओम और ये वाला 1 किलो ओम सीरीज में आ गए। तो टोटल क्या होगा, सीरीज में जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 मतलब 5 1 6 7, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी 7 किलो ओम। तो I विल बी इक्वल टू V/R। V कितना हो गया 21 वोल्ट, और ये होगा 7 किलो का मतलब 10 पावर 3, तो होगा 3 × 10 पावर -3।
-3 का मतलब मिली, तो आप लिख सकते हैं 3 मिली एम्पियर। 3 इज द करेक्ट आंसर। चलो बहुत छोटा प्रॉब्लम था, 3 मिली एम्पियर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो इसको करो सॉल्व। 2021 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है। टेल मी द आंसर। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। ये तो जस्ट फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है भाई करंट का? करंट डेंसिटी के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह के साथ एक फॉर्मूला आता है ना करंट का। NEAVT। हाँ, वेरी गुड। I इज इक्वल टू A N E ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अलग अलग तरीके से आपने याद किया होगा। ए हो गया एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको नंबर डेंसिटी भी बोलते हैं, ई हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वीडी हो गया ड्रिफ्ट स्पीड। आपको सब कुछ दे रखा है बेटा, सॉल्व करिए, आप मुझे आंसर बताएं। आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कुछ लोग ए एन ई वी भी याद करते हैं। ए एन अलग अलग तरीके से याद होता है, ए एन ई वी डी। तो मुझे करंट दे रखा है बेटा 10, एरिया दे रखा 5 mm, mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो ये समझ में आ रहा है? बिकॉज 1 मिलीमीटर में 10⁻⁻3, तो मिलीमीटर स्क्वायर करेंगे तो -3 -6 -6 हो जाएगा। नंबर मुझे नहीं पता। इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। सॉल्व करो, मुझे आंसर मिल जाएगा। n की वैल्यू आ गई 10। अच्छा, पहले इसको सॉल्व, यहीं पे कुछ मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, देखिए कुछ शायद सिंप्लीफाई हो जाए। तो 16 इंटू 5 80, 8 दूना 16, 61.6 इंटू 5 16 5 80, 8 दूना 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 -19 -3, तो इंटू n, तो मुझे ये मिल गया -6 12 6 28। ओके ठीक है, तो ये मुझे मिल गया। आई गॉट n अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाई 19 3 22 और 22 28, 10⁻⁻28। ये -28 ऊपर जाएगा, +28 बन जाएगा, तो 10/16 मल्टीप्लाई बाई 10⁻28। ओके बताओ बेटा कितना आएगा 10/16? हाउ मच? 1/16.625 होता है, तो ये बन जाएगा मेरे पास 6.25। 16 it will be how much? 2 5 I can write it 2 5 times to 8 times 0.625 into 10⁻28। अब इस 28 का 3 जीरो निकाल के इसको दे देंगे तो बन जाएगा 625, और 28 में से 3 जीरो निकाल लिया है तो 25 बन जाएगा। 625 into 10⁻5 25 is the correct option. It was just based on the simple formula I is equal to A and EVG. ठीक है, ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़े। Yes, नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है देखो, चलो ये प्रॉब्लम देखो सर, पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। दो शेल्स,
आपको बताना है, कह रहा है कि आर की वैल्यू कितने रखें कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल हम इसको मान लें यहाँ पे। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका तो टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है भाई, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल एंड ईएमएफ? याद है, V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR। हाँ वेरी गुड, E माइनस आई आर, एप्सिलॉन माइनस आई आर, जो भी। तो अगर हमने ये करंट फ्लो करा दिया इसके अंदर, करंट आई है, ये आर है और ये ई हो गया, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। द E हो गया ईएमएफ और V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। और I की वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा? I विल बी इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट, टोटल वोल्टेज यानी टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब ये इससे हिंट लीजिए, कह रहा है कि क्या रखें हम R की वैल्यू कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट के अक्रॉस जीरो हो जाए, मींस B जीरो हो जाएगा। तो बेटा 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 इसमें करंट की वैल्यू निकाल लो, बहुत आसान प्रॉब्लम। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? व्हाट इज द करंट इन दिस सर्किट? अच्छा, ये दोनों पोटेंशियल ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट होंगे? 2E और E क्या होंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट? दोनों ईएमएफ क्या होंगे, ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे? ये तो बताओ। ऐड होंगे। और कोई बता, ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा? जल्दी बताओ यार। अगर मैं प्लस को माइनस से कनेक्ट करता हूं तो ईएमएफ बढ़ता है घटता है? देखो यहाँ पे माइनस साइड, माइनस टर्मिनल कनेक्टेड है प्लस से, तो दोनों ऐड होंगे। और अगर माइनस को माइनस से कनेक्ट कर दिया या प्लस को प्लस से, तो ईएमएफ सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे जो टोटल ईएमएफ मिल जाएगा, टोटल ईएमएफ दैट विल बी 2E प्लस E 3। तो करंट हो गया टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R। ये हो गया मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस। दिस इज माई टोटल रेजिस्टेंस, ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस। अब यहाँ का V क्या होगा? V इज इक्वल टू E यानी ईएमएफ माइनस IR1। V इज इक्वल टू E माइनस IR, इसी को आपको जीरो के बराबर करना है। यही क्वेश्चन है क्या? द वैल्यू ऑफ R एट विच द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल बिकम जीरो। तो V को जीरो रख दो, तो V को जीरो रखते ही मुझे क्या मिल गया? 2E इज इक्वल टू IR1। तो मुझे मिल गया 2E इज इक्वल टू IR1। और I की वैल्यू आपने यहाँ ऊपर निकाल रखी है, पुट करिए और आंसर निकालिए, पुट करिए और आंसर निकालिए। 2E, I की जगह लिख दिया मैंने 3E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R मल्टीप्लाई बाई R1। यहां से सॉरी, E से E क्या हो गया? कैंसिल। चलो मैच करो, बताओ क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? कैपिटल R की वैल्यू क्या आ रही है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2R1 प्लस R2 प्लस R इज इक्वल टू 3R1। ये मिलेगा 2R1 प्लस 2R2 प्लस 2R इज इक्वल टू 3R1। तो मुझे जो वैल्यू मिल रही है 2R की, 3R1 माइनस 2R1, इधर से एक R1 उधर जाएगा तो R1 माइनस 2R2, तो R की वैल्यू मिल गई मुझे R1 बाई 2 माइनस 2R2 बाई 2। तो R1 बाई 2 माइनस R2, R1 बाई 2 माइनस R2 सेकंड ऑप्शन। तो टोटल ईएमएफ पहले, अच्छा ये दोनों अगर मान लो प्लस को प्लस से जोड़ देता या माइनस को माइनस से जोड़ देता तो टोटल ईएमएफ आप घटा देते। तो पहले टोटल करंट निकाला, फिर V इज इक्वल टू E माइनस IR निकाला, और वहां से मैंने फ्रॉम देयर आई डिड द कैलकुलेशन, वहां से फिर मैंने कैलकुलेशन किया। देखो भाई समझ में आया क्या? अच्छा, आपसे अगर यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था कि द वैल्यू ऑफ R फॉर विच द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेकंड बैटरी क्या हो जीरो, तो यहाँ पे लगा देंगे। इसके अक्रॉस V क्या होगा? E माइनस IR, और इसको जीरो कर देंगे और वहां से आंसर। चलिए ठीक है, मेरी अगली क्लास भी है 7:15 से, तो 7:11 हो गया ऑलरेडी।
अब ये बताइए कि आज मैंने आपको कैपेसिटेंस पे तो क्वेश्चन नहीं हो पाया, लेकिन पहले मैंने किए थे। अगली क्लास में, कल की क्लास में आप कौन से टॉपिक चाहते हैं, जल्दी बताएं मुझे, विच टॉपिक यू वांट टू बी रिवाइज, और आप उसको पढ़ के आएंगे। यस, कमेंट प्लीज, जल्दी बताओ कौन सा टॉपिक चाहते हो आप नेक्स्ट क्लास में। विच टॉपिक्स यू वांट। क्या हो गया, इतना अफसोस पे क्या है? सर काइनेमेटिक्स। आप बताइए, आप लोग बताएं कि एक टॉपिक थोड़ी, हम तो कई सारे टॉपिक लेंगे ना, 3-4 टॉपिक, आप जो भी कहना चाहें उस पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, और ऐसे ही कराएंगे भाई, कुछ स्टूडेंट्स करेंगे कुछ नहीं करेंगे। जो पढ़ के आएगा रिवाइज करके आएगा। मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ भाई, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं तो रिवाइज करवा रहा हूँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं रैंडमली करवा रहा हूँ। ग्रेविटेशन बोल रहे हो, ओके, आप ग्रेविटेशन तो एक टॉपिक है ना, और बताओ ना, 2-3 चैप्टर्स मिला के बताओ। लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, और मैं इंपॉर्टेंट अपनी तरफ से बता दूं। यस। चलो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो स्कोरिंग है वो बताता हूँ। चलो देखो, आप जो है ना, मैं आपको 11 का अगर आप पार्ट 2 देखो मैकेनिक्स का, तो थर्मल फिजिक्स रिवाइज करके आना बेटा, तभी मजा आएगा। थर्मल फिजिक्स में सब कुछ आ जाएगा, क्या क्या, केटीजी भी आएगा, थर्मोडायनेमिक्स भी आएगा। ये बहुत स्कोरिंग और खूब क्वेश्चन पूछता है, और थर्मल प्रॉपर्टी भी आएगा, थर्मल प्रॉपर्टी भी आएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वगैरह सब इसमें आएगा। केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल प्रॉपर्टी। एक रख देते थर्मल फिजिक्स, ओके, इतना ही रखें या एक टॉपिक और ले लें, या आपको रिवाइज करके आना है? नहीं तो फिर कल आप ऐसे ही बैठे रहेंगे अंधेरे में। थर्मल फिजिक्स के साथ कोई और टॉपिक उठाऊं कि ना उठाऊं? Shall I choose any other topic? ग्रेविटेशन भी ले लें क्या? बोलिए। ये दोनों आसान टॉपिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मिलता जुलता ग्रेविटेशन है, तो हो जाएगा। तो चलिए, कल की क्लास में, टुमारो आई विल डिस्कस PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ दीज 2 चैप्टर्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज, और प्लस ग्रेविटेशन। इन 4 यूनिट्स का हम कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए मैं मिलता हूँ, आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्लास, तो कल की क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू पढ़ सर। के आइएगा, रिवाइज करके आइएगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू एंजॉय द क्लास, एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू गेन थ्रू द क्लास। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड इवनिंग ऑल।